आजादी के बाद से अब तक बिहार में 17 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और अक्टूबर-नवंबर 2025 में एक बार फिर 243 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 18वीं बार विधानसभा चुनाव होने वाला है। क्योंकि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है, राजनीतिक रूप से सजग लेकिन जातिगत और गठबंधन की राजनीति की गहरी पैठ ने बिहार की राजनीति को काफी गहराई से प्रभावित किया है। और यही वजह है कि जब जब बिहार में चुनाव होता है तो पूरे देश की निगाहें उस पर टिक जाती हैं। ऐसे में बिहार में जातिगत राजनीति और चुनावों के इतिहास को जानना बेहद दिलचस्प हो जाता है। आजादी के बाद अपने पहले विधानसभा चुनाव यानी 1952 तक बिहार देश का सबसे सुशासित राज्यों में से एक हुआ करता था। लेकिन समय के साथ हालात बदलते गए और राजनीतिक रूप से जागरूक बिहार जाति, गुटबाजी और अलग अलग वर्गों की राजनीति में बंटकर सबसे अस्थिर राज्यों में से एक बन गया। इसी का नतीजा था कि 1961 में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के निधन के बाद से 1990 तक 29 सालों में 23 मुख्यमंत्री बदल गए और 5 बार राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लगा। इस दौरान कभी कांग्रेस का दबदबा रहा तो कभी संयुक्त विधायक दल का तो कभी जनता पार्टी का। हालांकि 1990 से 2025 तक के बीच में एक छोटी अवधि के लिए जीतन राम मांझी के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो करीब 3.5 दशक से बिहार में लालू यादव परिवार और नीतीश कुमार सत्ता के केंद्र में रहे हैं। लेकिन जातिगत राजनीति और जोड़ गांठ के दलदल में फंसकर बिहार का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया। इस दौरान बिहार सामाजिक और राजनीतिक रूप से ज्यादा परिपक्व तो हुआ, लेकिन अगड़ों पिछड़ों की राजनीति के घनचक्कर के पेंच में फंसकर गरीबी और कुपोषण से लेकर राजनीति के अपराधीकरण तक के लिए बदनाम भी सबसे अधिक हुआ। बिहार में जातिगत राजनीति और चुनावी समीकरण के इतिहास की बात करें तो ये 1920 और 30 के दशक के जनेऊ आंदोलन और त्रिवेणी संघ से शुरू होकर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर जैसे समाजवादी नेताओं से होते हुए लालू प्रसाद यादव और उसके बाद नीतीश कुमार के उदय तक जाता है। यूं तो बिहार में पहली बार प्रांतीय चुनाव 1937 में हुआ था, लेकिन वो ब्रिटिश कालीन गुलामी का दौर था। दरअसल 1935 में भारत सरकार अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1936 को बिहार और तत्कालीन ओडिशा को अलग कर स्वतंत्र राज्य के रूप में गठन किया गया। इस अधिनियम के जरिए राज्यों में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत हुई। इसके तहत 1936 में बिहार में पहले से कार्यरत परिषद का नाम बदलकर बिहार विधानसभा किया गया और एक अलग उच्च सदन के रूप में 22 जुलाई 1936 को बिहार विधान परिषद का गठन हुआ। इस तरह बिहार विधानसभा और विधान परिषद अस्तित्व में आए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुसार ही जनवरी 1937 में बिहार विधानसभा के लिए पहली बार चुनाव हुआ और 20 जुलाई 1937 को कांग्रेस के डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह श्री बाबू के नेतृत्व में पहली सरकार का गठन हुआ। लेकिन 1939 में जब दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने प्रांतीय सरकारों की सहमति लिए बिना ही भारतीयों को इस युद्ध में झोंक दिया, तब इसके विरोध में 31 अक्टूबर 1939 को डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने इस्तीफा दे दिया और बिहार विधानसभा भंग कर दी गई। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, तब एक बार फिर से बिहार में विधानसभा चुनाव कराए गए और 1946 में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में दोबारा कांग्रेस की सरकार गठित हुई और आजाद भारत में मार्च 1952 में बिहार में होने वाले प्रथम विधानसभा चुनाव से पहले जनवरी 1952 तक श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रीमियर बने रहे। तब प्रांतों के मुख्यमंत्री को प्रीमियर कहा जाता था। देश आजाद होने के बाद बिहार में पहला विधानसभा चुनाव मार्च 1952 में हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस को 322 में से 239 सीटें मिली थी। कांग्रेस के श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा राज्य के पहले उप मुख्यमंत्री बने। इसके बाद 1957
और 1962 में हुए दूसरे और तीसरे विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को ही बहुमत आया। वर्ष 1946 में श्री कृष्ण सिन्हा ने मुख्यमंत्री का पद संभाला तो वे वर्ष 1961 तक लगातार इस पद पर बने रहे। 31 जनवरी 1961 को श्री कृष्ण सिंह का निधन हो गया। इसके बाद दीप नारायण सिंह राज्य के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 17 दिनों के बाद ही वे बदल गए और उनके स्थान पर विनोदानंद झा मुख्यमंत्री बने, जो अक्टूबर 1963 तक इस पद पर बने रहे। उनके बाद अक्टूबर 1963 से मार्च 1967 तक केवी सहाय बिहार के मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला, जब बिहार में प्रमुख विपक्षी शक्ति के रूप में समाजवादियों का उदय कांग्रेस के अंदर से हुआ, जिसने पिछड़ी जातियों में उभरते मध्य वर्ग को प्रभावित किया और एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उनका उदय हुआ। इसके लिए 60 के दशक के शुरू से ही राम मनोहर लोहिया ने कांग्रेस के ब्राह्मणवादी चरित्र पर सवाल उठाते हुए नारा दिया था, संत सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। इसका नतीजा 1967 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, जब कांग्रेस के 2 दशक लंबे चुनावी वर्चस्व का अंत हुआ और विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ एक गैर कांग्रेसी समवित सरकार का गठन हुआ। यही नहीं, 1967 के बाद 4 वर्षों में बिहार में पिछड़ी जातियों से 5 और अनुसूचित जातियों से 2 मुख्यमंत्री बने। 1967 के विधानसभा चुनावों के बाद संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ, सीपीआई, जन क्रांति दल और प्रजा सोशलिस्ट पार्टियों ने मिलकर संयुक्त विधायक दल के तहत जन क्रांति पार्टी के महामाया प्रसाद सिन्हा को बिहार का पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि यह सरकार 1 साल भी नहीं चल पाई और महामाया प्रसाद सिन्हा को इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद शोषित दल के सतीश प्रसाद सिंह मुख्यमंत्री बने, लेकिन सिर्फ 5 दिन बाद वो भी बदल गए। महामाया प्रसाद के बाद शोषित दल के ही बीपी मंडल ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई और राज्य में पिछड़े वर्ग के पहले मुख्यमंत्री बने। हालांकि बीपी मंडल की सरकार भी सिर्फ 51 दिनों तक ही चल पाई। राजनीतिक दांवपेच और खींचतान के बीच मार्च 1968 में एक बार फिर राज्य की सत्ता कांग्रेस के हाथों में आ गई। कांग्रेस के भोला पासवान शास्त्री बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री बने। हालांकि उनकी सरकार भी 100 दिनों से ज्यादा चल नहीं पाई और जून 1968 में राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लग गया, जो अगले 242 दिनों तक जारी रहा। इतने कम समय में अल्पकालिक सरकारों और 4-4 मुख्यमंत्रियों के बनने का मुख्य कारण कांग्रेस के कमजोर होने, पिछड़े वर्ग की बढ़ती आकांक्षाएं, अगड़े पिछड़े का झगड़ा और नेताओं के व्यक्तिगत लालच थी। बिहार के राजनीतिक सामाजिक इतिहास में 1967 के चुनावों के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यही वो चुनाव था जिसने गठबंधन की राजनीति को जन्म दिया, जिसका आगे जमकर प्रयोग हुआ। 1967 के बाद 1969 में राज्य में 5वीं बार विधानसभा के चुनाव हुए। इस दौरान भी राजनीतिक अस्थिरता खूब देखने को मिली। 3 साल की अवधि में 5 सरकारें बनी और 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा। एक मुख्यमंत्री सिर्फ 2 हफ्ते रह पाए और सबसे लंबी सरकार मात्र 10 महीने ही चल पाई। इस दौरान बिहार की राजनीति में जो विषय चिंता का सबब बनी वो थी चुनावी हिंसा। यूं तो बिहार में 1952 से 1967 तक के चुनावों में छिटपुट हिंसा होती रही, लेकिन 1969 के चुनाव में पहली बार पूरे बिहार में हिंसक घटनाएं हुई और इसके बाद चुनाव दर चुनाव हिंसा की घटनाएं बढ़ती चली गईं। 1985 के चुनाव में तो 1000 से ज्यादा हिंसक घटनाएं हुई। हालांकि 2005 के बाद चुनाव आयोग की सख्ती की वजह से चुनावी हिंसाओं में कमी और इनमें मरने वालों की संख्या भी काफी हद तक कम हो गई। हिंसक घटनाओं के बीच फरवरी 1969 में हुए चुनावों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। लोकतांत्रिक कांग्रेस दल, प्रजा स्पेशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने ट्रिपल अलायंस के तहत यह चुनाव लड़ा था। हालांकि कुल 318 सीटों में से कांग्रेस को 118 सीटों पर विजय मिली और कांग्रेस के हरिहर सिंह अन्य दलों की मदद से राज्य के मुख्यमंत्री बने, लेकिन शोषित दल द्वारा समर्थन लेने की वजह से उन्हें 4 महीने के बाद ही इस्तीफा देना पड़ा। हरिहर सिंह के बाद लोकतांत्रिक कांग्रेस दल के भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस मंत्रिमंडल का कार्यकाल बिहार में अब तक का
सबसे छोटा था। अपने गठन के 9 दिन बाद ही जनसंघ द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद संवित यानी संयुक्त विधायक दल मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद बिहार में दूसरी बार 6 जुलाई 1969 को राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, जो 15 फरवरी 1970 तक लागू रहा। इस बीच 1969 में राष्ट्रपति शासन के दौरान कांग्रेस 2 हिस्सों में बंट गई, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। जब फरवरी 1970 में राष्ट्रपति शासन हटा तो कांग्रेस आर के दरोगा प्रसाद राय मुख्यमंत्री बने। हालांकि पीएसपी और शोषित दल के समर्थन वापस लेने की वजह से 10 महीने के बाद ही सरकार गिर गई। इसके बाद एक बार फिर से नई सरकार बनाने के कवायद शुरू हुई और 22 दिसंबर 1970 को संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी एसएसपी के कर्पूरी ठाकुर बिहार के नए मुख्यमंत्री बने। लेकिन आपसी खींचतान की वजह से उनकी सरकार भी करीब 5 महीने ही चल पाई और 2 जून 1971 को कर्पूरी ठाकुर ने इस्तीफा दे दिया। एक ही कार्यकाल में 5वीं बार राज्य में कांग्रेस आर के भोला पासवान शास्त्री के नेतृत्व में 2 जून 1971 को सरकार बनी, लेकिन यह सरकार भी 6 महीने बाद ही गिर गई और जनवरी 1972 में राज्य में एक बार फिर राष्ट्रपति शासन लग गया, जो 19 मार्च 1972 तक लागू रहा। राष्ट्रपति शासन खत्म होने के बाद राज्य में 6ठी बार विधानसभा के लिए 1972 में चुनाव हुए। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस आई की जीत हुई और 259 में 167 सीटें हासिल हुई। मार्च 1972 में केदार पांडे बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन जुलाई 1973 में इंदिरा गांधी ने उन्हें हटाकर अब्दुल गफूर को मुख्यमंत्री बना दिया। अब्दुल गफूर 1 साल 9 महीना ही मुख्यमंत्री रह पाए और कांग्रेस आला कमान ने उनकी जगह आपातकाल के कुछ हफ्ते पहले अप्रैल 1975 में जगन्नाथ मिश्र को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। जगन्नाथ मिश्र करीब 2 साल तक मुख्यमंत्री रहे और 30 अप्रैल 1977 को एक बार फिर बिहार में राष्ट्रपति शासन लग गया, जो अगले 2 महीने तक रहा। इसके बाद अगला चुनाव जून 1977 में हुआ। 1977 का चुनाव आपातकाल के बाद पहला चुनाव था। आपातकाल के खिलाफ पूरे देश में जबरदस्त आक्रोश था और इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। 1977 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई और जनता पार्टी की सरकार बन गई। जून 1977 में कर्पूरी ठाकुर ने मुख्यमंत्री की शपथ ली, लेकिन 2 साल के अंदर ही कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ 1979 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और उनकी सरकार 30 वोटों से गिर गई। कर्पूरी ठाकुर को इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि इस्तीफा देने से पहले कर्पूरी ठाकुर ने सरकारी सेवाओं में ओबीसी के लिए 25% आरक्षण लागू करने के फैसले के साथ ही 1977 में पंचायत चुनाव भी करवाए। व्यापक चुनावी हिंसा के बीच हुए इन चुनावों ने स्थानीय सरकार में ऊंची जातियों के पारंपरिक प्रभुत्व को हमेशा के लिए तोड़ दिया। कर्पूरी ठाकुर के इस्तीफा देने के बाद 21 अप्रैल 1979 को राम सुंदर दास बिहार के नए मुख्यमंत्री बने, जो फरवरी 1980 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद करीब 4 महीने तक राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहा और मई जून 1980 में अगला विधानसभा चुनाव हुआ। इससे पहले जनवरी 1980 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई थी और उसने केंद्र की सत्ता में आते ही बिहार समेत देश के 9 राज्य सरकारों को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगा दिया। कांग्रेस की इस जीत का रास्ता भी बिहार से ही निकला था। दरअसल 27 मई 1977 को बिहार के बेलछी गांव में 11 लोगों की हत्या हुई थी। गांव तक पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं थी, तब इंदिरा गांधी कीचड़ भरे रास्ते में हाथी पर बैठकर बेलछी पहुंची थी। इस घटना ने 1980 के चुनाव में केंद्र और राज्य में कांग्रेस की वापसी का रास्ता तय कर दिया। और जब 1980 में बिहार विधानसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस आई को 311 में से 169 सीटों पर जीत मिली। इस कार्यकाल में करीब 3 साल तक के लिए जगन्नाथ मिश्र और 1 साल के लिए चंद्रशेखर सिंह बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। बिहार में अगला चुनाव 9वीं विधानसभा के लिए 1985 में हुआ। इस चुनाव के बाद एक ही कार्यकाल में राज्य को 4 मुख्यमंत्री देखने पड़े थे। 1985 के चुनाव में कांग्रेस ने 323 में से 196 सीट जीतकर सरकार बनाई और बिंदेश्वरी दुबे 1985 से 1988 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनके बाद करीब 1 साल तक भगवत झा आजाद, फिर कुछ महीने के लिए सत्येंद्र नारायण सिन्हा और फिर जगन्नाथ मिश्र बिहार के मुख्यमंत्री बने, जो मार्च 1990 तक इस पद पर बने रहे।
बिहार की राजनीति पर नजर डालें तो 4 छोटे गैर कांग्रेसी सरकारों के कार्यकाल को छोड़कर 1946 से 1990 तक बिहार में कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में रही, लेकिन 1990 के बाद बिहार में कांग्रेस हाशिए पर चली गई। दरअसल संगठन के स्तर पर कांग्रेस पार्टी राज्य स्तर पर कमजोर होती रही और केंद्रीय नेतृत्व हावी होता चला गया। इस वजह से बिहार की राजनीतिक लगाम उनके हाथों से फिसलती रही। हालांकि बीजेपी भी कभी ऐसी स्थिति में नहीं आ सकी कि वो अपने बलबूते बिहार में सरकार बना सके। इन सब के बीच 1990 के बाद बिहार की राजनीति में एक नया बदलाव देखने को मिला, जब राजनीति में जातीय ध्रुवीकरण और पिछड़ी जातियों का प्रभाव बेहद महत्वपूर्ण हो गया। इस काल में एक दौर ऐसा भी आया जब कुछ वक्त के लिए लालू यादव बिहार के राजनीति के पर्याय बन गए, लेकिन उनकी सत्ता को चुनौती दी नीतीश कुमार ने, जो राजनीति में सुशासन बाबू के नाम से लोकप्रिय हुए। ये दो शख्सियत पिछले 3.5 दशक से बिहार की राजनीति के केंद्र बिंदु बने हुए हैं। हालांकि नेताओं की राजनीतिक पृष्ठभूमि 1974 के जेपी आंदोलन से शुरू होती है। दरअसल 1973 में गुजरात में मेस के बिल को लेकर शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन जब 1974 में बिहार पहुंचा तो संपूर्ण क्रांति के रूप में उसका दायरा काफी व्यापक हो गया। महंगाई, बेरोजगारी, अराजकता और मुद्रास्फीति के मुद्दे पर शुरू हुआ यह आंदोलन जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक देशव्यापी आंदोलन बन गया। चंद्रशेखर, मोहन धरिया, हेमवती नंदन बहुगुणा, जगजीवन राम, रामधन और रामकृष्ण हेगड़े जैसे दिग्गज नेता कांग्रेस से अलग होकर जेपी के साथ आ गए। जेपी के आंदोलन ने बिहार में एक नए नेतृत्व को जन्म दिया। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के साथ 90 के दशक के लगभग सभी नेता इसी आंदोलन की उपज थे। ये नई पीढ़ी राम मनोहर लोहिया और जेपी के प्रभाव में जाति तोड़ो आंदोलन की समर्थक थी, लेकिन 80 के दशक के आखिर में उनकी विचारधारा बदलने लगी और जब 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया, तब लालू यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान उनके सबसे बड़े समर्थकों में से एक बनकर उभरे। इसके बाद बिहार में लालू प्रसाद यादव का उदय हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में लालू यादव का चयन भी काफी दिलचस्प और राजनीतिक दांव पेचों से भरा रहा है। जब फरवरी 1990 में 10वीं बार बिहार विधानसभा के लिए चुनाव हुआ तो वीपी सिंह के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की वजह से बिहार में जनता दल को जीत मिली। जनता दल ने 276 सीटों पर चुनाव लड़ा और 122 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। सीपीआई, सीपीएम और कुछ निर्दलीय विधायकों की मदद से जनता दल ने सदन में बहुमत हासिल किया, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके लिए जनता दल के भीतर एक आंतरिक चुनाव हुआ। मुकाबला रामसुंदर दास और लालू यादव के बीच था। एक मजबूत दावेदारी को भांपते हुए लालू यादव ने चंद्रशेखर से रघुनाथ झा को चुनाव लड़ने के लिए कहने का अनुरोध किया, जिससे चुनाव उनके पक्ष में हो गया। इस आंतरिक चुनाव में लालू यादव को 59 और रामसुंदर दास को 56 मत मिले, जबकि रघुनाथ झा को 12 विधायकों का वोट मिला था, जिनमें से ज्यादातर उच्च जाति के थे। और इस तरह लालू यादव मुख्यमंत्री बने और 10 मार्च 1990 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हालांकि इस चुनाव के साथ ही बिहार में एक ही कार्यकाल में कई मुख्यमंत्री बनने का दौर भी खत्म हो गया। उन्नीस सौ 95 में हुए विधानसभा चुनावों में एक बार फिर जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और लालू यादव दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। इस बीच 1994 में नीतीश कुमार लालू यादव से अलग होकर जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बना चुके थे। हालांकि चारा घोटाला में गिरफ्तारी की वजह से लालू यादव को 25 जुलाई 1997 को मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। हालांकि इससे पहले लालू यादव भी जनता दल से अलग होकर 5 जुलाई 1997 को राष्ट्रीय जनता दल के नाम से नई पार्टी का गठन कर चुके थे। भ्रष्टाचार के आरोप में 25 जुलाई को इस्तीफा देने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री के पद पर बिठा दिया, जो 6 मार्च 2005 तक लगातार मुख्यमंत्री बनी रही। इस बीच मार्च 2000 में विधानसभा चुनाव हुआ, तब नीतीश कुमार काफी मशक्कत के बाद पहली बार मार्च 2000 में बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो मात्र 7 दिन तक ही टिक पाए और बहुमत साबित करने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद राबड़ी देवी एक बार फिर बिहार की मुख्यमंत्री बन गईं।
उस समय तक झारखंड एक अलग राज्य नहीं बना था। झारखंड नवंबर 2000 में अलग राज्य बना। लालू यादव के राज में बिहार की कानून व्यवस्था और शिक्षा प्रणाली की स्थिति काफी खराब रही और उनके काल को जंगल राज कहकर आलोचना भी की गई। इस जंगल राज का भूत आज भी लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी का पीछा नहीं छोड़ता है। इन सब का परिणाम ये हुआ कि 3 बार सरकार बनाने के बाद लालू राबड़ी के सत्ता में परिवर्तन आया और 2005 में बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार और एनडीए की एंट्री हुई। साल 2005 में ऐसा पहली बार हुआ था जब बिहार में एक ही साल के अंदर 2 बार विधानसभा चुनाव कराने पड़े। इस चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार शरद यादव और जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर 30 अक्टूबर 2003 में जनता दल यूनाइटेड का गठन कर चुके थे और जब 2005 में चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार ने लालू यादव को बड़ी चुनौती दी। फरवरी 2005 में हुए इस चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए 7 मार्च से 24 नवंबर तक राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा रहा। इसके बाद अक्टूबर-नवंबर 2005 में दोबारा विधानसभा चुनाव हुए तो जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और बीजेपी के समर्थन से नीतीश कुमार राज्य के मुख्यमंत्री बने। राजनीति के अपराधीकरण से बिहार को मुक्ति दिलाने के साथ ही सुशासन और विकास के रास्ते पर चलने का वादा करने वाले नीतीश कुमार 2005 के बाद से एक छोटी से अंतराल को छोड़कर लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। हाँ, ये जरूर है कि इस बीच कई बार उन्होंने अपना पाला बदला और अलग अलग दलों के साथ गठबंधन में रहे, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी दूसरे को नहीं दी और उस पर खुद विराजमान रहे। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इसके साथ ही बिहार में सबसे अधिक समय तक राज करने वाले वे पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बन गए। बिहार में विधानसभा और लोकसभा चुनावों का परिदृश्य बेहद जटिल और गतिशील होता है। चुनावों में जातीय समीकरण, गठबंधन की राजनीति और राष्ट्रीय मुद्दों के प्रभाव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि जातिगत राजनीति और चुनावी जोड़-तोड़ में उलझे बिहार की राजनीति किस तरफ जाएगी। इन सब के बीच बिहार की जनता राज्य के विकास और जाति की राजनीति के साथ ही अपराध मुक्त बिहार देखना चाहती है।